रानू चिड़िया उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। गुड़िया चिड़िया को आम खाने का बहुत शौक था। गुड़िया चिड़िया को सिर्फ आम ही नहीं, आम के पेड़ भी बहुत पसंद थे। गुड़िया चिड़िया के दोस्त मुन्नी और किक्की के आम के बाग थे। वो दिन भर सिर्फ आमों के बाग में उनके साथ ही खेलती रहती थी। गुड़िया बेटी, तुम इतनी सुबह सुबह उठकर कहाँ जा रही हो? तुम तो स्कूल जाने के समय में इतनी जल्दी नहीं उठती हो। अभी तो गर्मी की छुट्टियाँ चल रहे हैं। अब इतनी सुबह उठकर कहाँ जा रही हो? माँ, आपको पता है ना, मुझे आम खाना कितना ज्यादा पसंद है। मेरे दोस्त किकी और मुन्नी के पास आमों के बाग है। मैं वहीं जा रही हूँ। दिन भर उधर ही खेलते रहूंगी और आम खाते रहूंगी। ऐसा कहकर गुड़िया चिड़िया अपने दोस्तों के साथ आमों के बाग में चली जाती है। गुड़िया गोरी कवि और लूसी कबूतरी के आमों के बाग में क्यों जाती है? मुझे नहीं पता। वह दोनों इतने अच्छे पक्षी भी नहीं है। गुड़िया, मुझे यहाँ पर खेल खेल के बोर हो रहा है। चलो ना, हम नदी के पास चलते हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ आमों के बाग में खेलने के लिए आई हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा वो तीनों वहाँ खेल कूद रहे थे। तभी वहाँ पर मुन्नी की माँ गोरी किक्की की माँ लूसी आते हैं। लूसी, इस बार के आम बहुत मीठे हैं। हमें बाजार में बहुत अच्छा मुनाफा होगा। गोरी, इस बार के पैसों से मैं सोने का हार बनवाना चाहती हूँ। तुम क्या कहती हो? हाँ, मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगी। तुम सही कह रही हो। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक बॉल आकर गौरी कव्वी के सर पर लगता है। गौरी आंटी, मुझे माफ कर दे। मैंने गलती से आपके ऊपर बॉल फेंक दिया है। अरे ओ चिड़िया, तू किसे आंटी कहकर बुला रही है? तू क्या मेरी बहन की बेटी है? गोरी आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे जंगल के सभी पक्षी ऐसा ही बुलाते हैं। तुम एक गरीब माँ की बेटी हो और मैं एक धनवान हूँ। ऐसे रिश्ते मिलाकर मुझे आंटी कहकर मत बुलाया करो। बच्चों, तुम इस गुड़िया के साथ क्यों खेल रहे हो? इसकी माँ बहुत गरीब है। कल से तुम दोनों इस गरीब के साथ नहीं खेलोगे, वरना जंगल के पक्षियाँ तुम्हें भी गरीब कहकर बुलाएंगे। गोरी कव्वी और लूसी कबूतरी बेचारी गुड़िया चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। गुड़िया रोते हुए घर लौटती है। गुड़िया बेटी, तुम क्यों रो रही हो? कहीं कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं माँ, गोरी आंटी और लूसी आंटी ने मुझे उनके आमों के बाग से भगा दिया क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। गुड़िया बेटी, मैं ये सब पहले से ही जानती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो दोनों तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। आज के बाद से तुम उन दोनों के आमों के बाग में मत जाना। गुड़िया उन दोनों के बाग में जाना बंद कर देती है, लेकिन उसको आमों की पेड़ की बहुत याद आने लगती है। दूसरी तरफ किकी और चमकीलो भी गुड़िया को बहुत याद करते थे। मुझे आम के पेड़ बहुत पसंद है। अगर मेरे घर के सामने भी एक आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। गुड़िया होती तो कितना अच्छा होता। गुड़िया के बिना खेलने बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। क्योंकि गुड़िया को आम बहुत पसंद है ना, हम थोड़े से आम गुड़िया के लिए ले जाएंगे। वो आम देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर मुन्नी और किकी गुड़िया के लिए कुछ आम तोड़ के उसके पास ले जाते हैं। ये लो गुड़िया, तुम्हें आम खाना बहुत अच्छा लगता है ना, हम दोनों तुम्हारे लिए ही ये सारे आम ले आए हैं। दोस्तों, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। फिर वो तीनों दोस्त मिलकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। गुड़िया चिड़िया को वो आम काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आम खाने के बाद गुड़िया चिड़िया को एक उपाय सोचता है। दोस्तों, मैं ये आम की गुठली ले जाकर अपने घर के आंगन में बो दूंगी। 1 महीना बाद मेरे घर के सामने भी एक आम का पेड़ रहेगा। गुड़िया चिड़िया उस आम की गुठली को आंगन में बो देती है और हर रोज़ पानी देने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। वो छोटा सा आम का पौधा एक बड़े से आम के पेड़ में बदल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन गुड़िया को उस पेड़ के ऊपर एक भी आम नज़र नहीं आता है। गुड़िया बेटा, दिन रात तुम बस इस आम के पेड़ के पास ही बैठी रहती हो। माँ, 1 महीने पहले ही मैंने आम की गुठली को अपने आंगन में बोया है। अब देखो ना, कितना बड़ा पेड़ में बदल गया है। थोड़े दिन बाद इस पर आम भी लगेंगे और मैं मजे मजे से आम खाऊंगी। रानू, मैं 1 साल से देख रही हूँ, वो पेड़ पे आम ही नहीं लग रहे हैं। इससे अच्छा तुम उस पेड़ को काट दो। लूसी और गौरी ऐसे रानू चिड़िया को हर समय चिढ़ाते रहते थे। ये क्या इतने दिन हो गया है, अभी तक एक आम का फल भी पेड़ पे नहीं नजर आ रहा है। ऐसा गुड़िया चिड़िया रोते हुए ही उस पेड़ के नीचे सो जाती है। रानू चिड़िया को अपनी बेटी को पेड़ के पास से उठाना अच्छा नहीं लगा था। वो गुड़िया को उधर ही छोड़कर अंदर चली जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही उस पेड़ पर ढेर सारे मीठे मीठे आम लग जाते हैं। अरे ये क्या माँ,
एक ही रात इतने सारे आम। तभी वो पेड़ गुड़िया चिड़िया से बातें करने लगता है। गुड़िया, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं तुमको ये मीठे मीठे आम दे रहा हूँ। ये कभी ना खत्म होने वाले आम हैं। फिर उस दिन के बाद से रानू और गुड़िया उन आमों को तोड़कर बाजार में बेचने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उन दोनों को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। फिर रानू चिड़िया उन पैसों से एक बड़ा सा आम के बगीचे को खरीद लेती है। फिर रानू और गुड़िया गोरी और लूसी को अच्छे से सबक सिखाते हैं। वो दुष्ट कौवे के घर के पास ही कबूतर का आमों का बाग था। पेड़ों पर सभी आम पक चुके थे। उसकी मीठी मीठी खुशबू से जंगल के सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। घर में बैठे हुए गौरी और कालू कौवे को भी आम की मीठी खुशबू आती है। कालू जी, आमों की मीठी मीठी खुशबू आ रही है। जी कर रहा है कि अभी जाकर उस आमों को तोड़कर खा जाऊं। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अभी जाकर आम खा जाऊं। लेकिन तुम देख रही हो ना, वो गंदे आंखों वाला कबूतर अपने बाग की कैसी रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी आम चोरी करने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं। जब वो कबूतर सो जाएगा तब हम आमों की चोरी कर लेंगे। लेकिन कालू जी, मेरा मन तो अभी आम खाने का कर रहा है। अब कुछ भी करके मुझे आम लाकर दीजिए। गौरी, अब तुम ऐसा करो, कबूतर को किसी बहाने से यहाँ बुला लो और अपनी बातों में उलझा रखो। तब तक मैं कबूतर के कुछ आम चोरी कर लूंगा। कालू जी, अगर आप आम चुराते समय पकड़े गए तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। गौरी, तुम बेकार में ही डर रही हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम कबूतर को बुलाकर अपनी बातों में उलझा रखना। तब तक उससे बातें करते रहो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। कालू कौवा के जाते ही गौरी कौवी झूठ मूठ का रोना रोने लगती है। अरे ओ कबूतर भैया, मेरे प्यारे कबूतर भैया, जल्दी यहाँ आओ। मेरे घर में सांप घुस आया है। जल्दी से उसे यहाँ से निकाल दो। गौरी की आवाज सुनकर कबूतर अपनी बगीचे की रखवाली छोड़कर वहां आ जाता है। क्या हुआ गौरी? कहाँ सांप है? अभी बताओ, मैं उसे निकालता हूँ। मेरे घर के अंदर सांप घुस आया है। जल्दी अंदर जाकर उसे बाहर निकालिए। कबूतर एक लकड़ी ले जाता है। घोंसले के अंदर सांप को ढूंढने लगता है। उधर कालू कौवा बड़े ही आराम से कई सारे आम चुरा लेता है। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता तो कबूतर वहां से जाने लगता है। गौरी, लगता है मेरे आने के डर से सांप भाग गया है। अगर फिर से आया तो मुझे बुला लेना। मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो जंगल के पक्षी मेरे आम चुरा लेंगे। कबूतर के जाने के बाद कालू कौवा मीठे मीठे आम चुराकर अपने घर वापस आ जाता है। ये लो मेरी प्यारी पत्नी जी, पके हुए मीठे आम। अब आराम से खाओ। दोनों पति पत्नी मिलकर मीठे आम आराम से खाने लगते हैं। कालू जी, ये मीठे मीठे आम कितने मजेदार हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गौरी किसी न किसी बात में कबूतर को उलझाए रखती और कालू आम चोरी करके लाता। कबूतर भैया, जल्दी यहाँ आओ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे लिए बुलबुल के पास से दवाइयाँ लाकर दे दीजिए। गौरी, तुम्हारा पति कालू कहाँ है? तुम मुझसे कुछ क्यों नहीं कहती? मेरा पति कुछ काम वाम नहीं करता। पूरे जंगल में बस आवारा घूमता रहता है। मेरे लिए पेट दर्द की दवाई लाकर दे दीजिए कबूतर भैया। बेचारे कबूतर को गौरी कवि पर तरस आ जाता है। वो जल्दी से जाकर बुलबुल से दवाइयाँ लाकर गौरी को दे देता है। लेकिन अब कबूतर को शक हो जाता है। अरे ये क्या, रोज रोज मेरे पेड़ से आम कम क्यों हो रहे हैं? लगता है मेरे आम कोई चुरा रहा है। ये बात मुझे जल्दी से जाकर रानू को बतानी होगी। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। फिर वो सारी बातें रानू चिड़िया को बताने लगता है कि कैसे उसके आम कम हो रहे हैं। कबूतर भैया, आप अपने बगीचे को छोड़कर कहीं जा रहे थे क्या? नहीं रानू बहन, दिन भर में मैं कहीं नहीं जाता हूँ। बस गौरी की मदद करने कभी कभी चला जाता हूँ। कबूतर भैया, कल सुबह आप किसी पक्षी की मदद करने के लिए मत जाना और रात के समय में अपने पेड़ों पर जाल बिछाए रखना। जो भी चोर होगा पकड़ा जाएगा। दूसरे दिन गौरी फिर से किसी बहाने से कबूतर को बुलाने लगती है, लेकिन इस बार कबूतर नहीं जाता है। कालू जी, अब क्या करें? ये मोटी आंखों वाला कबूतर अपने बगीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं गौरी, दिन में न सही हम रात को आमों की चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय कबूतर अपने घर में सो जाता है। दूसरी तरफ जैसा रानू ने कहा था, कबूतर अपने पेड़ों पर जाल बिछा देता है। रात होते ही दोनों पति पत्नी आम चुराने के लिए कबूतर के बाग में आ जाते हैं
और जल्दी जल्दी आम चुराने लगते हैं। लेकिन वे दोनों पेड़ पर बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। ये क्या हुआ कालू जी, हम दोनों तो जाल में फंस गए हैं, अब क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुबह होते ही सभी पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम दोनों ही आमों की चोरी कर रहे हैं। अब तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तभी कबूतर रानू को लेकर वहां आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पकड़ो पकड़ो, चोर आया चोर आया। अरे कबूतर, धीरे बोलो, सारे जंगल के पक्षी सुन लेंगे, हमारी बदनामी होगी। तो तुम दोनों ही थे क्या जो इतने दिनों से मेरे आम चुरा रहे थे? इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा था। कबूतर भैया, मेरे प्यारे कबूतर भैया, मैं तुम्हारे आमों का नुकसान भर दूंगी, कृपा करके हमें जाने दो। कबूतर भैया, इन दोनों को आज के लिए छोड़ दो। अगर ये फिर से कभी चोरी करेंगे तो हम इन दोनों को जंगल से भगा देंगे। उस दिन के बाद से वे दोनों चोरियां करना छोड़ देते हैं। कई दिनों से उस जंगल में तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से जंगल के सारे पक्षियों के खेत भी खराब हो चुके थे। पक्षियों को अब खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। जंगल में हर जगह पानी भर चुका है, जिसके कारण अब खाना मिलना मुश्किल हो गया। हाँ, बारिश के पानी में हमारा खेत भी बह चुका है और हमारा खाना भी बह चुका है। पता नहीं चल रहा है कि ये बारिश कब रुकेगी। कालू और गोरी के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है, वो अभी तक पानी में नहीं डूबा। हाँ, हमें सबको उसके पास जाकर थोड़े से आम मांग लेने चाहिए। तुम सही कह रही हो, जल्दी से चलो, कालू कौवे के पास जाकर आम मांगकर खाते हैं। फिर सब पक्षी उड़ते हैं और तेज बारिश में कालू कौवे के पास जाते हैं। जब वे उसके घर पहुंचते हैं, फिर लूसी कालू कौवे के घर के बाहर खड़कर कालू कौवे को बुलाने लगती है। कालू भैया, बाहर आओ, हमें आपकी बहुत जरूरत है। कालू कौवा बाहर आता है और वो पक्षियों से कहता है, अरे पक्षियों, इतनी तेज बारिश में आप सबका मेरे यहाँ आना कैसे हुआ? ये भूख क्या कुछ नहीं करवाती कालू? हम सब काफी दिनों से भूखे हैं, हमारा खेत और सारा भोजन पानी में बह चुका है, इसलिए हम सब तुमसे आम मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ कालू, हम सबको एक एक आम दे दो, हमारे बच्चे और हम बहुत भूखे हैं। मैं तुम सबको आम तो दे दूंगा, लेकिन जैसे मैं पहले पैसों के बदले आम देता था, अभी भी वही करूंगा। पहले पैसे दो, फिर आम लो। मगर कालू, इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने के लिए ही कुछ नहीं है, तो पैसे कहाँ से लाएं? अगर तुम सबके पास पैसे नहीं है तो मैं आम भी नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। फिर कालू कौवा सभी पक्षियों को वहाँ से भगा देता है। वो सारे पक्षी निराश होकर एक बड़े से पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अब हम सब रानू के पास जा सकते हैं और उससे मदद मांग सकते हैं, क्योंकि वो काफी अमीर है। सभी पक्षी रानू चिड़िया के पास चले जाते हैं। रानू, जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, सारा खेत और सारा भोजन पानी में बह चुका है। हम सब पक्षी और हमारे बच्चे कई दिनों से बहुत भूखे हैं। हाँ रानू, पूरे जंगल में सिर्फ कालू कौवे के पास ही आम का पेड़ है, लेकिन वो हम सबको मुफ्त में आम खाने नहीं दे रहा है। रानू, इस समय में हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम हमारी मदद करो। हाँ दोस्तों, मैं आप सबकी मदद करूंगी। अब भी जाकर मैं कालू से वो पेड़ खरीद लूंगी। रानू कालू कौवे के घर चली जाती है। अरे रानू, मैंने अभी तो सब पक्षियों को यहाँ से भगाया था, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? कालू भैया, मुझे आपसे इन आम के पेड़ों को खरीदना है। बताओ कितने पैसे चाहिए? अगर मैं रानू को आम का पेड़ बेच दूंगा तो फिर पक्षी मेरे पास से आम नहीं खरीदेंगे। नहीं 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 रानू, मैं जंगल के सब पक्षियों को पैसों में आम बेचता हूँ, मुझे काफी ज्यादा मुनाफा होता है। मैं तुम्हें पेड़ नहीं बेच सकता। तो फिर कालू भैया, मुझे आधा आम का पेड़ बेच दो। एक दिन आप पक्षियों को आम बेचो, एक दिन मैं बेचूंगी। रानू, उसके लिए तुम्हें मुझे पूरे 10,000 देने पड़ेंगे, वरना मैं आधा आम का पेड़ नहीं बेचूंगा। रानू चिड़िया कालू कौवे से 10,000 में आधा आम का पेड़ खरीद लेती है। चलो अब मैं सभी पक्षियों को बता देती हूँ कि आधा आम का पेड़ मैंने खरीद लिया है। फिर रानू चिड़िया सीधा अपने दोस्तों के पास जाकर सारी बात बताने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों की बहुत मदद की हो। अब हम लोग और हमारे बच्चे पेट भरकर खा सकेंगे। रानू, जब तुम्हारा दिन होगा हम सब पक्षी उस पेड़ से आम खा लिया करेंगे।
ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो। दोस्त ही दोस्त की मदद करता है ना। अब सभी पक्षी पेड़ से मुफ्त में आम तोड़कर मजे से खाने लगते हैं। धीरे धीरे कालू कौवे के दिन में पक्षी उससे आम खरीदना बंद कर देते हैं। अरे कालू जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग तो नुकसान में पड़ जाएंगे। आप ही कुछ ना कुछ करिए। ये रानू ने मेरे साथ धोखा किया। वो अपने दिन में सारे आम मुफ्त में रख देती है और सब पक्षी मुफ्त में खाकर चले जाते हैं। जब मेरा दिन आता है तो कोई भी पैसे देकर आम नहीं खरीदता। इस रानू की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। इससे पहले और ज्यादा नुकसान हो, मैं रानू को पूरा पेड़ ही बेच देता हूँ। रानू, और 10,000 दे दो, मैं तुमको सारा पेड़ दे दूंगा। नहीं कालू भैया, अब मुझे पूरा आम का पेड़ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन में ही मेरे दोस्त अच्छे से आम खा लेते हैं। अगर तुम पहले लालच नहीं करते और पूरा पेड़ मुझे अच्छे खासे पैसों में बेच देते तो तुम्हें अच्छा मुनाफा होता। अब तो मैं आपसे पूरा आम का पेड़ नहीं खरीदूंगी। कालू कौवे को उसकी लालच बहुत महंगी पड़ जाती है। जंगल में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। रानू का पति कुछ दिनों से बीमार था। बारिश की वजह से अब रानू के घर में भोजन भी खत्म हो चुका था। माँ, ये बारिश और कितने दिन तक चलेगी? मैं तो सुबह से भूखी हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है। पता नहीं गुड़िया बेटी, तेरे पापा और मैं 2 दिनों से भूखे हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे, तभी घोंसले में से पानी टपकने लगता है। ये क्या गुड़िया बेटी, ये घोंसले में से तो पानी टपकना शुरू हो गया है। गुड़िया, जल्दी से मेरे साथ चलो। हमें अब भी छत घास से ढकना होगा, वरना पानी अंदर आ जाएगा। वो दोनों माँ बेटी उस बारिश में घने जंगल में जाते हैं। जाकर वहाँ से घास लेकर वापस अपने घोंसले पर आते हैं। रानू और गुड़िया मिलकर उनके घोंसले को ठीक कर देते हैं। जहाँ जहाँ सुराख था वहाँ पर घास रख देते हैं। कुछ ही देर में छत टपकना बंद हो जाता है और घर के अंदर पानी आना बंद हो जाता है। रानू, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे लगता है कि अब मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूँ। टुन्नू जी, आप चिंता मत कीजिए। अभी मैं बाहर जाती हूँ गुड़िया और आपके लिए कुछ न कुछ भोजन ले आ जाती हूँ। मगर रानू, तुम इतनी बारिश में कहाँ जाओगी? अगर मेरे पंख अब ठीक होते तो मैं ही अपनी बीवी और बच्ची के लिए कुछ न कुछ करता। टुन्नू जी, आप चिंता मत कीजिए। ये मेरे पास पुरानी बोरी पड़ी है। इसे अपने सिर के ऊपर से ढककर भोजन ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। फिर रानू चिड़िया अपने सिर के ऊपर बोरी रखकर बारिश में भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो कुछ अनाज लेकर घर आती है। जैसे ही जंगल में आधी रात होती है, रानू के घोंसले में फिर से पानी टपकना शुरू हो जाता है और जंगल में बाढ़ भी आ जाती है, जिस वजह से रानू का घोंसला पानी से भर जाता है। गुड़िया बेटी, हमारे घोंसले में पानी भर गया है। अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हाँ माँ, अब हम पापा को लेकर यहाँ से जल्द निकलते हैं। फिर रानू अपने पति टुन्नू को एक टोकरी में रखकर कहीं ऊंची जगह ले जा रही थी, लेकिन अचानक बारिश की वजह से टुन्नू चिढ़ा उस टोकरी में से फिसलकर नीचे गिर जाता है और पानी में बह जाता है। टुन्नू जी, अरे टुन्नू जी, ये क्या हो गया? मेरे पति टुन्नू जी को कोई बचाओ, कोई है? कोई भी पक्षी रानू की मदद नहीं करता। थक हार कर रानू और गुड़िया पहाड़ों के ऊपर चली जाती हैं। माँ, पता नहीं पापा जिंदा होंगे भी या नहीं। गुड़िया बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारे पापा कहीं ना कहीं जिंदा जरूर होंगे। वो लौटकर जरूर आएंगे। सारे पक्षियों को घने जंगल में एक टेंट दिखाई देता है। वो टेंट इंसानों ने छोड़कर गए हुए थे। फिर सारे पक्षी उस टेंट में जाकर आराम से बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद रानू चिड़िया भी अपनी बेटी को लेकर टेंट में जाकर बैठ जाती है। उन सब पक्षियों को टेंट में रहते हुए 4 दिन हो जाते हैं। माँ, और कितने दिन हम लोगों को टेंट में रहना पड़ेगा? मुझे तो बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ ना कुछ करो। गुड़िया बेटी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बारिश रुकने तक हम सबको इस टेंट में ही रहना पड़ेगा। इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। बारिश रुकते ही टुन्नू अपनी पत्नी और अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उस टेंट के पास आकर पुकारने लगता है। रानू, गुड़िया, तुम लोग इस टेंट पर हो क्या? बाहर आओ। तभी रानू बाहर आती है। अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। टुन्नू जी, आप जिंदा हो और आप खड़े भी हैं। गुड़िया बेटी, बाहर आओ।
देखो कौन आया है। गुड़िया अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पापा, पापा, आप ठीक हो? टुन्नू जी, ये चमत्कार कैसे हुआ? रानू, उस बाट के पानी में बहते बहते न जाने मैं कितनी दूर चला गया। फिर एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उड़ने भी लगा। 2 दिन तो मैंने सिर्फ पानी पीकर ही गुजारे। मैं तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। मुझे क्या पता था कि यहाँ आप दोनों मुझे मिल जाओगे। अच्छा हुआ रानू, तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। अब चलो चलते हैं, एक मजबूत सा घर बनाएंगे। इस बार कितनी भी बारिश आने दो, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। टुन्नू को देखकर रानू और गुड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर सारा जंगल घूम घूम कर मजबूत से लकड़ियां ढूंढकर अपने लिए एक अच्छा और मजबूत घर बना लेते हैं और अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में कई सारे तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। वो सभी पक्षी उस जंगल में बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए उस जंगल के पक्षी सब बेफिक्र रहते थे। उसी जंगल में रहने वाली रानू चिड़िया एक कमज़ोर घर में रहती थी। ऐसा करती हूँ, पहले भोजन ढूंढ कर ले आती हूँ। क्या पता सारे पक्षी अपना अपना भोजन लेकर चले जाएं, फिर बाद में मुझे भोजन ही ना मिले। ऐसा सोचकर रानू जंगल में भोजन लेने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही ज़ोरों की बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया का घोंसला कमज़ोर होने के कारण हवाओं की वजह से ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और नीचे गिर के टूट जाता है। जब चिड़िया लौट आकर अपने टूटे हुए घोंसले को देखती है तो वो चौंक जाती है। हे ऊपर वाले, मेरा घोंसला तो टूट गया, अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ रहूँगी? कोई भी पक्षी मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। हे ऊपर वाले, मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। हमारे जंगल में तो सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलेगी घर बनाने के लिए। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। इतनी तेज़ बारिश में मैं अभी दूसरे जंगल नहीं जा सकती। मुझे कल सुबह ही दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। फिर रानू किसी तरह एक पत्ते के नीचे रात बिताती है। फिर चिड़िया सुबह होते ही दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। उस जंगल में कालू और गोरी 2 दुष्ट कौवे रहते थे। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा आलसी थे। वो अपने लिए घर भी नहीं बनाते थे और भोजन तो दूसरे पक्षियों से चुरा कर खाते थे। कालू जी, आप हमारे लिए पक्का घर कब बनाओगे? हमेशा घोंसले में सोते रहते हो। गोरी, तुम्हें तो पता है मैं बहुत आलसी हूँ। वैसे भी हमको घर बनाने की क्या जरूरत है? अगर कोई पागल पक्षी मेहनत करके घर बनाएगा तो हम दोनों उसे डरा धमका कर उसका घर कब्जा कर लेंगे। अरे वाह कालू जी, क्या सोचा है आपने? मगर ऐसा पागल पक्षी कहाँ मिलेगा? तुम चिंता मत करो गोरी, कोई ना कोई पक्षी 2 दिनों में ही मिल ही जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया उस जंगल में आई हुई थी। मुझे इस जंगल में सूखी और मजबूत लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी, तभी मेरा घर अच्छे से बन पाएगा। चलो मैं किसी पक्षी से पूछ लेती हूँ कि सूखी और मजबूत लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी। ऐसा सोचकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे कौवों का घोंसला नजर आता है। वह तुरंत उनके पास आ जाती है। कौवो, मुझे तो आप इस जंगल के लग रहे हो। मुझे बस इतना बता दीजिए कि सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है। इस जंगल में मैं मजबूत घर बनाकर रहना चाहती हूँ। अरे वाह चिड़िया, यहाँ से तुम सीधी जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक पेड़ मिल जाएगा। उधर ही तुम्हें सूखी लकड़ियाँ भी मिल ही जाएंगी। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। देखा कालू जी, आपने यह पागल चिड़िया ढूंढते हुए हमारे पास आ ही गई। हाँ गोरी, अब जल्दी से इसे मेहनत करके घर बनाने दो, फिर हम दोनों इसे डरा धमका कर इसका घर छीन लेंगे। और कालू जी चिड़िया को धक्के मार के बाहर निकालेंगे। फिर रानू चिड़िया को एक जगह ढेर सारे सूखी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। अरे ये क्या, ये लकड़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही हैं। अब मैं क्या करूँगी? चलो मैं इसी से ही घर बना लेती हूँ। बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। कमज़ोर घर बनेगा तो भी कुछ दिन तक तो चल जाएगा, फिर मैं मजबूत घर बना लूँगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया उन कमज़ोर लकड़ियों से अपने लिए घर बना लेती है। अरे वाह, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल घर वैसा ही बनाया है। अंदर से तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो दुष्ट कौवे चिड़िया के घर आते हैं। अरे वाह चिड़िया, तुमने तो बहुत मेहनत करके अपना ये घर बनाया है, मगर अफसोस की बात ये है कि अब हम दोनों इस घर में रहने वाले हैं।
चुपचाप तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना हम दोनों तुम्हें खूब मारेंगे और इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। ये आप दोनों क्या बोल रहे हो? मैंने इतनी मेहनत से मेरा घर बनाया है। आपको कोई हक नहीं बनता मेरे घर से मुझे बाहर निकालने का। चुपचाप आप दोनों यहाँ से चले जाइए। चिड़िया, क्या तुम्हें पता है इस जंगल के चील से हमारे अच्छे संबंध है, उसे कहकर तुम्हारा शोरबा बना देंगे। ये सब सुनकर चिड़िया बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक घने पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? पहले जिस जंगल में रहती थी वहाँ मेरा घोंसला टूट गया और यहाँ आकर मैंने मेहनत से घर बनाया तो उन कौवों ने मेरा घर ही कब्जा कर लिया। अब मैं क्या करूँगी? इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाऊँगी? तभी चिड़िया को वहाँ पर पड़े हुए ढेर सारे बांस की लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने के बारे में सोचती है। क्यों ना मैं बांस का घर बना लूँ? बांस का घर तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। ऐसा सोचकर चिड़िया बांस का घर बना लेती है। दूसरी तरफ चिड़िया का पुराना घर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण बारिश में टिक नहीं पाता, वो टूट जाता है। उसके नीचे कौवे दबकर उधर ही मर जाते हैं। चिड़िया बारिश के मौसम में अपने बांस के घर में आराम से रह रही थी क्योंकि अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं था। टुन्नू जी, अब घर की मरम्मत भी हो गई और हमने भोजन भी जमा कर लिया। अब बारिश का मौसम आ भी गया तो हमें बारिश से कोई परेशानी नहीं होगी। राणो, तुम दिन भर इतना सारा काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? हाँ तो टुन्नू जी, आप भी तो इतना ज़्यादा काम करते हो। आप इतनी ज़्यादा सूखे में भोजन खोज कर ले आते हो। राणो, मुझे तुम्हारे लिए और गुड़िया के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती है। मम्मा पापा, आप दोनों चिंता ना करें। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी सब काम मैं कर लूंगी और आप दोनों के लिए भोजन भी खोज करके ले आऊंगी। देखा टुन्नू जी, हमारी गुड़िया कितनी मीठी मीठी बातें करती है। अच्छा गुड़िया बेटी, तुम अपने पापा के साथ रहो। मैं नदी से पानी पीने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर चिड़िया पानी पीने नदी के पास चली जाती है। वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। वो थोड़ी देर तक पेड़ के नीचे आराम करना चाहती थी। बेचारी चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी एक पेड़ की डाल सीधे आकर उसके सर पर गिर जाती है। उस डाल के वजह से चिड़िया के सर में बहुत चोट आती है। वो नीचे गिर जाती है और उधर ही मर जाती है। पापा, मम्मा कब से बाहर गई हुई है, वो अभी तक घर लौटी नहीं। गुड़िया बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ घर वापस आ जाएगी। उसकी कोई दोस्त मिल गई होगी। बेचारी नन्ही सी गुड़िया ये नहीं जानती थी कि उसकी माँ बहुत दूर चली गई है और कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाली। तभी मिट्ठू तोता नदी से गुजर रहा था। वो चिड़िया को देख लेता है और तुरंत उसके पास आता है। अरे चिड़िया, ये डाल के नीचे कैसे आ गई? मुझे जल्दी से हटाना होगा। फिर मिट्ठू तोता किसी तरह उस पेड़ की डाल को वहाँ से हटा देता है। चिड़िया चिड़िया बहन, जल्दी से उठो, तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार घर में इंतजार कर रहा होगा। रानो और तोता को कबूतर दूर से देख लेता है और तुरंत उनके पास आ जाता है। कबूतर, चिड़िया डाल के नीचे गिरी हुई थी, मैंने तो डाल हटा ली, लेकिन अब चिड़िया कुछ बोल नहीं रही है। मिट्ठू, मुझे लगता है चिड़िया हम सबको छोड़कर चली गई है, ये मर गई है। कबूतर, तुम इसके घर जाकर इसके बारे में बता दो। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर कबूतर जल्दी से चिड़िया के घर चला जाता है। मगर कबूतर, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो रानू नदी से पानी पीने गई है। टुन्नू, वो पेड़ की डाल बहुत बड़ी थी, वो सीधे रानू के सर पर आकर लगी। खून बहुत बह गया, जिस वजह से रानू चिड़िया हम सबको छोड़कर चली गई। कबूतर अंकल, क्या मेरी माँ को चोट लगी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? गुड़िया अब भी बहुत छोटी थी, उसे मर जाना क्या होता है ये सब पता नहीं। देखो टुन्नू, लगता है गुड़िया अभी बहुत छोटी है, तुम रानू के बारे में इसे कुछ भी मत बताना। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया से कहता है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी, वो दूसरे जंगल गई हुई है। मगर पापा, मुझे माँ के बिना नींद कैसे आएगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर तोते से कहता है, तोते, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं, अभी मुझे लगता है टुन्नू को दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अभी वो घर अकेला कैसे संभालेगा? उसको अपनी बेटी को संभालना है और भोजन भी लाना है, कितना कुछ करना पड़ेगा उसे। हाँ कबूतर चिड़िया हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, हमें उसके परिवार के लिए कुछ तो अच्छा सोचना पड़ेगा। मिट्ठू, मेरी बीवी की एक अच्छी दोस्त है, उसका नाम पिंकी है। अगर टुन्नू मान गया तो हम पिंकी की शादी टुन्नू से करवा देंगे। हाँ कबूतर, हम दोनों अभी टुन्नू के पास जाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे। फिर कबूतर और मिट्ठू तोता टुन्नू के घर आते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, गुड़िया तो उसे अपनी माँ कभी नहीं मानेगी।
टुन्नू, तुम बड़े हो और समझदार भी। गुड़िया अभी बहुत छोटी है, वो समय के साथ साथ उस चिड़िया को अपनी माँ मान लेगी। फिर टुन्नू चिड़ा भी मान जाता है। वो सब मिलकर टुन्नू की शादी पिंकी चिड़िया से करवा देते हैं। पिंकी, वो गुड़िया तो बहुत छोटी है, अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना और उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं भोजन ले आऊंगा, तुम गुड़िया और घर का ध्यान रखना। हाँ टुन्नू जी, मैं गुड़िया का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर टुन्नू पिंकी को अपने घर ले आता है। पापा पापा, ये आपके साथ कौन है? गुड़िया बेटी, ये आपकी दोस्त है, आपकी मम्मा ने आपके लिए भेजा है। पापा, मम्मा कब वापस आएगी? उनके बिना तो मुझे रातों को नींद नहीं आती। गुड़िया बेटी, तुम मेरे साथ सो जाना, मैं तुम्हें नए नए कहानियाँ भी सुनाऊंगी। अच्छा, मेरी दोस्त, मुझे पानी पीना है, क्या तुम मेरे साथ नदी पर चलोगी? हाँ गुड़िया बेटी, तुम चलो मेरे साथ नदी के पास, आज मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। फिर पिंकी गुड़िया को नदी के पास ले जाती है। वहाँ गोरी और कालू कौवा पहले से बैठे हुए थे। अरे वाह रानो, चिड़िया को मरे हुए तो 4 दिन भी नहीं गुजरे। टुन्नू ने नई शादी कर ली। कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। कौन है आप, और आप छोटी बच्ची के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम रानू के अच्छे दोस्त हैं। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? हम पे सवाल क्यों कर रही हो? गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ रानू मर गई है, अब वो कभी तुम्हारे पास वापस लौट कर नहीं आएगी। तुम चुप हो जाओ काली कव्वी, छोटी सी बच्ची के सामने क्या क्या बोल रही हो? गोरी आंटी, आप बताओ, मेरी माँ कहाँ है? पापा ने तो बताया है मेरी माँ दूसरे जंगल गई हुई है, वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। गुड़िया, सब झूठ है। तुम्हारी माँ मर गई है और तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी इस चिड़िया से कर ली। ये सब बातें गुड़िया को बोलकर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। आप सब ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे अभी मेरी मम्मा चाहिए। आप सब मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। गुड़िया मेरी जान, मैं आपकी मम्मा की तरह ही आपसे प्यार करूंगी, आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर पिंकी चिड़िया जल्दी से गुड़िया को घर लाती है। घर आते ही गुड़िया अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाती है। आधी रात को गुड़िया के सपने में उसकी माँ रानो चिड़िया आती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी नई मम्मा बहुत ही अच्छी है, मैंने ही उन्हें भेजा है। तुम उनसे प्यार से रहो और हर बात मानो। मैं कभी वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगी, मैं बहुत दूर चली गई हूँ। अपनी माँ को सपने में देखकर गुड़िया तुरंत आंखें खोलती है। माँ, माँ, आप कहाँ हो? आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी नई माँ के गले लग जाती है। पापा, माँ, आप दोनों मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं आप दोनों की बात मानूंगी। माँ, आज के बाद से आप ही मेरी माँ हो। उस दिन के बाद से वो परिवार फिर से खुशी खुशी से रहने लगता है।